आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो ये सचमुच में बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। यानी बोला जाए कि मैथ के पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन है तो ये है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और इसी के माध्यम से फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आपका जो रियल थिंकिंग पावर है, रियल जो आपका थिंकिंग पावर है वो इसी चैप्टर में अप्लाइड होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है जितना इस चैप्टर में आपको सोचना है शायद ही इससे इसके बराबर या इससे ज़्यादा आपको किस चैप्टर में सोचना पड़े। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको इस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इतना ईजी वे में पढ़ाएंगे, इतना क्लियरिटी के साथ पढ़ाएंगे कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे। हाँ देखिए एक चीज़ और, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि परमुटेशन जो है उसमें कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन आ जाता है। यानी कि जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा हम लोग परमुटेशन को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। और आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, आइदर कॉम्बिनेशन पढ़ें और परमुटेशन पढ़ें, इसमें हम किसी भी प्रकार के किताब का भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये लोग हम इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल अपने भाषा का प्रयोग करेंगे और इसको हम अपने हिसाब से ही समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो कॉम्बिनेशन का सिंपल अर्थ हो जाता है चुनना। याद रहेगा, कॉम्बिनेशन का सिंपल अर्थ हो जाता है चुनना। क्या हो जाएगा? चुनना। ठीक है ना। सी फॉर चुनना, कॉम्बिनेशन फॉर चुनना, बस यही समझिएगा, चुनना। ठीक है ना। तो ये चुनना क्या है इसको समझिएगा। देखिए एन वस्तु से आर वस्तु, कितना वस्तु से? एन वस्तु से आर वस्तु को चुनने का कुल तरीका कॉम्बिनेशन कहलाता है। एन वस्तु से आर वस्तु को चुनने का कुल तरीका क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है ना। और जब हमको एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनना होता है तो इसको लिखते हैं NCR। यानी सिंपल हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग फ्रॉम एन थिंग इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो यहाँ सी जो लिखा गया है कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन का मतलब चुनना। तो अगर कहीं चुनना होगा तो हमको किस साइन का प्रयोग करना होगा? सी का, है ना। तो एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनना होगा तो इसको लिखेंगे NCR। और अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन अब बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो देखिए हम पहले बोल चुके हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करने के क्रम में किसी भी प्रकार के किताब का भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किताब का फार्मूला भी हम लोग प्रयोग में नहीं करेंगे। लेकिन किताब के फार्मूला की बात किया जाए तो यही किताब का फार्मूला है। यानी कि अगर आपसे पूछ दें, सिंपल क्वेश्चन हो कि 10 आदमी से 3 आदमी को, चलो आदमी नहीं लिखते हैं, यहाँ 10 वस्तु लिखते हैं। 10 वस्तु का मतलब हो जाएगा 10 अलग अलग वस्तु। ठीक है ना। 10 वस्तु से 3 वस्तु को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो 10 वस्तु का देखो, जब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, इस चैप्टर में आगे हम लोग क्लियर करेंगे। वस्तु एक बार आइडेंटिकल लेंगे, एक बार डिस्टिंक्ट लेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है अलग अलग वस्तु, और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक समान वस्तु। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, जब तक कुछ ना बोले, जब तक हम लोग समझेंगे डिफरेंट वस्तु, अलग अलग वस्तु। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सिर्फ बोल दिया 10 वस्तु से, यानी 10 वस्तु को हम लोग कैसे समझेंगे? अलग अलग समझेंगे। ठीक है। तो 10 वस्तु से अर्थात 10 अलग अलग वस्तु से कितने वस्तु को? 3 वस्तु को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो चुनने का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन। तो 10 वस्तु से देखो, n वस्तु से r वस्तु को चुनना होता था तो लिखते थे NCR।
तो 10 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना होगा, तो लिखेंगे 10C3, 10C3। और जब इसको किताब के सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अब बटे फैक्टोरियल 3, है ना, फैक्टोरियल आर का वैल्यू 3, और इनटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 10 माइनस 3। यानी अगर इसको हम तोड़े तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। देखिए अब 7 के बाद हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से फैक्टोरियल 7, 7 का फैक्टोरियल 7 का मतलब हो जाएगा 7 गुना 6 गुना, है ना, ये 1 तक चला जाएगा। और इसको ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि नीचे में बनेगा फैक्टोरियल 7, है ना, तो इसको तोड़ देंगे फैक्टोरियल 3 को, तो 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो ये और 1 कट जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 12 गुना 10 यानी आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो ये हो गया किताब के सूत्र के अनुसार। तो आगे हम इसको क्लियर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी फार्मूला को समझिएगा। तो फिर से जहाँ तक आप लोग समझें उसमें क्या समझें, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है चुनना, ठीक है। तो n वस्तु में से अगर r वस्तु को चुनना होगा तो उसी को लिखेंगे NCR, ठीक है ना। और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। उसी प्रकार से 10 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना होगा तो लिखेंगे 10C3, NCR को बैठाएंगे तो हो जाएगा 10C3, r का वैल्यू 3, n का वैल्यू 10। और इसको इस सूत्र के अनुसार तोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए इस सूत्र को हम क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इस सूत्र को मिटा रहे हैं। चलिए आगे समझिएगा। इसी प्रकार से अगर हमको 5 अलग अलग वस्तु से 3 वस्तु को चुनना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 5 वस्तु से 3 अलग अलग वस्तु को चुनना होगा तो हम क्या लिखेंगे 5C3। इसको जब हम तोड़ेंगे तो जो अभी सूत्र लिखाए थे उसके अनुसार हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अब बटा फैक्टोरियल r का वैल्यू 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 5 माइनस 3। इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुना 2 गुना 1 गुने फैक्टोरियल 5 से 3 गया तो हो जाएगा 2 यानी 2 गुना 1। तो ए और 1 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है ना। यानी कि 5 अलग अलग वस्तु से अगर हमको 3 वस्तु को चुनना होगा तो उसको कुल 10 तरीक़ा से चुना जा सकता है। अब इसको चाहे तो हम देखिए, अब ये छोटा एग्जाम्पल है, ये छोटा एग्जाम्पल है, इसको हम प्रैक्टिकली वे में भी समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत छोटा है इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली वे में भी समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 4-5 वस्तु था A, B, C, D और E, ठीक है। अब 5 में से हमको 3 वस्तु को चुनना है। देखो पाँचों एक समान वस्तु नहीं है, अगर एक समान वस्तु होता तो पाँचों ऐसे लिखाता, ठीक है ना। अलग अलग है तो सबका नाम भी अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार होगा। अब इसमें से हमको 3 वस्तु को चुनना है तो हम चाहें तो चुन सकते हैं A, B, C को, ये पहला तरीका हो गया। हम चाहें तो चुन सकते हैं A, B, D को। हम चाहें तो एक और तरीका हो सकता है, हम A ले लें, B ले लें और E ले लें, ठीक है। ये भी हो सकता है चौथा तरीका, तो हम A ले लें, C ले लें और D ले लें। पाँचवा तरीका ये भी हो सकता है कि A ले लें, C ले लें, E ले लें, ठीक है। छठा तरीका क्या हो जाएगा, हम B ले लें, C ले लें और D ले लें। सातवां तरीका हो जाएगा हम B ले लें, C ले लें और E ले लें। और आठवां तरीका क्या हो जाएगा, हम C ले लें, D ले लें और E ले लें। नौवां तरीका क्या हो जाएगा, देखिए BDE नहीं हुआ था, एक BDE हो जाएगा। और देखिए अभी 10 तरीका है ना, ये फार्मूला बेस से आया है 10 तरीका, तो यहाँ भी प्रैक्टिकली बेस से हमको 10 तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 हो चुका है। अब देखिए एक कहीं छूट रहा है, तो एक कहाँ छूट रहा है आप चाहें तो देख सकते हैं, ADE ये हो चुका है, BCD, BCE, BDE। देखिए एक छूट गया है ADE,
ADE नहीं है, एक छूट गया है ADE, ठीक है ना, ADE। तो देखिए कुल कितना तरीका हो गया, 10 तरीका हो गया। अब चाहेंगे कि अब हम 11वां तरीका यहाँ से निकाल लें तो कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना होगा तो आपका आंसर कितना आया था, 10 आया था। और इसको अगर प्रैक्टिकली वे में कीजिएगा तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि एक किताब के फॉर्मूला को छोड़ दे तो एक अलग रूप में समझ सकते हैं। देखिए 5 में से 3 वस्तु को चुनना था, जिसको फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिखे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत सिंपल फंडा है। अगर 5 वस्तु में से 3 वस्तु को चुनना होगा तो लिखेंगे 5C3, और 5C3 को जब तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए नीचे में क्या लिखा है, 3, नीचे में क्या लिखा है, 3। तो अब नीचे में 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को 3 बार घटते क्रम में लिख देंगे, ठीक है ना। अगर नीचे में 2 लिखा रहेगा, 5C2 रहेगा, तो 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे। अभी यहाँ पे 3 है तो 5 को 3 बार घटते क्रम में लिख देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और नीचे में 3 है, इसको समझेंगे फैक्टोरियल 3। क्या समझेंगे, फैक्टोरियल 3। तो हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, ये कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट, 4 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको इतना झमेला और लौंजार लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 5C3 को अगर हल करना होगा तो नीचे में 3 है तो 5 को 3 बार घटते क्रम में लिख देंगे और नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन रहे कि 7 अलग अलग वस्तु से 2 वस्तुओं को कितना प्रकार से चुन सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 7C2। क्या लिखेंगे, 7C2। अब 7C2 को जब हमको हल करना होगा तो क्या करेंगे, इसको 2 बार घटते क्रम में लिख देंगे। देखिए इसको हल करने के लिए मेरे पास फार्मूला भी है, फार्मूला है एक किताब का फार्मूला, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम कोई भी किताब के भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किताब के फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 7C2 है तो नीचे में 2 है तो इसको 2 बार घटते क्रम में लिख देंगे, और नीचे में 2 है तो इसको फैक्टोरियल 2 समझेंगे तो 2 गुना 1 आ जाएगा, 1 कट जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ आ जाएगा कुल 21 तरीका, यानी 7 अलग अलग वस्तु से। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकली वे में 7 अलग अलग वस्तु रहे, यानी कि यहाँ पर ये 2 और हो जाता है F और G, और इसमें से 2 को चुनना होता है, 2 का कॉम्बिनेशन लेना होता है। तो हम लोग लिखते हैं 7C2, और इस टाइप से हल करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 21 तरीका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर 20 वस्तु से आपको 17 वस्तु को चुनना हो तो कितना तरीका चुन सकते हैं। अब देखिए अभी जो हम आपको टेक्निक बताए हैं उसके अनुसार इसको लिखिएगा तो 20 को 17 बार घटते क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर नीचे में भी आएगा फैक्टोरियल 17, फिर उसको काटना है, करना है, वो करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जैसे वैसे छोड़ देते हैं और बाकी क्वेश्चन को मिटा देते हैं, और एक टेक्निक को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए यहाँ पे अभी क्या था, चलिए वापस हम इस एग्जांपल के पास आते थे। यहाँ n बराबर कितना था, यहाँ n का वैल्यू 5 था, यहाँ n का वैल्यू क्या था, 5 था, 1 2 3 4 5, और r कितना था, 3, यानी कि 5 में से हमको 3 को चुनना था। अब देखिए यहाँ एक चीज समझिएगा कि अगर हम 5 वस्तु में से 3 वस्तु A B C को चुन लिए तो यहाँ बच गया D और E, जिसको हम लोग नहीं चुने। समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा, एक बहुत ही झकास कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा बार जब A B D को चुन लिए तो यहाँ बच गया C और E, इसको मैंने नहीं चुना, यानी इधर लिख रहे हैं चुनने वाला, इधर लिख रहे हैं नहीं चुनने वाला या छांटने वाला। देखो उसी प्रकार से A B E को मैंने चुन लिया तो C बच गया और D बच गया, जिसको मैंने नहीं चुना। अब यहाँ देखिए A C D को मैंने चुन लिया तो B हो गया और E हो गया, जिसको मैंने नहीं चुना। उसी प्रकार से यहाँ A C E को चुन लिया तो B और D को मैंने नहीं चुना। उसी प्रकार से B C D को मैंने चुन लिया तो A को और E को मैंने नहीं चुना। यहाँ 3 वस्तु B C E को मैंने चुन लिया तो बाकी बच गया A और D, जिसको मैंने नहीं चुना। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा
तो सी डी ई को चुन लिया, यानी मैंने ए को और बी को नहीं चुना। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर 9वां तरीका में बी डी ई को चुन लिया, यानी ए को और सी को मैंने नहीं चुना। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा ए डी ई को चुन लिया, इसका मतलब है कि बी को और सी को मैंने नहीं चुना। ठीक है, चलिए ए था इधर चुनने वाला और ए था यहाँ नहीं चुनने वाला। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अच्छा अभी हम लिखे थे ए बी सी डी ई 5 वस्तु, इसमें से हमको चुनना था 3, तो इस प्रकार चुने थे। अब कल्पना कीजिए कि 5 वस्तुओं में से हमको 2 ही वस्तु को चुनना हो। कितना वस्तु को चुनना हो? 2 ही वस्तु को चुनना हो। तो हम चाहें तो ए और बी को चुन लें, हम चाहें तो ए और सी को चुन लें, हम चाहें तो तीसरा मर्तबा में ए और डी को चुन लें, चौथा बार में चाहें तो ए और ई को चुन लें। ये 4 सिलेक्शन हो गया है। 5वां बार में हम चाहें तो बी और सी को चुन लें। 6ठा बार में चाहें तो हम बी और डी को चुन लें। 7वां बार में हम चाहें तो बी और ई को चुन लें। 8वां बार में चाहें तो सी और डी को चुन लें। 9वां बार में चाहें तो सी और ई को चुन लें। और 10वां बार में चाहें तो डी और ई को चुन लें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ 5 में से चुना गया था 3 को, तो 10 तरीका आया था। यहाँ 5 में से मैंने 2 ही को चुना, तो भी 10 ही तरीका आया है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी है तो ए बी यहाँ पे है, यहाँ ए सी है तो ए सी यहाँ पे है, यहाँ ए डी है तो ए डी तो ए डी यहाँ पे है, यहाँ ए ई है तो ए ई यहाँ पे है, बी सी है तो बी सी यहाँ पे है, बी डी है तो बी डी यहाँ पे है, बी ई है तो बी ई यहाँ पे है, सी डी है तो यहाँ पे है ना। उसी प्रकार से सी यहाँ पे है और डी ई यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष, इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ एक निष्कर्ष है। यहाँ निष्कर्ष बहुत सिंपल है कि 5 में से 3 वस्तु को जितना प्रकार से चुन सकते हैं, तो बच गया 2 वस्तु। देखो 5 में से 3 को मैंने चुन लिया तो बच गया 2 वस्तु। तो 5 में से 3 वस्तु को जितना तरीका से हम चुन सकते हैं, 5 में से 2 वस्तु को उतना ही तरीका से छांट सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 5 में से 3 वस्तु को जितना तरीका से हम चुन सकते हैं, तो बाकी बच गया 2 वस्तु, तो 2 वस्तु को हम उतना ही तरीका से छांट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर से 5 वस्तु से 3 वस्तु को मैंने जितना तरीका से चुना, बाकी बच गया 2 वस्तु, उसको मैंने उतना ही तरीका से छांट दिया। यानी 3 वस्तु चुनने का तरीका या 2 वस्तु छांटने का तरीका दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो अभी हमको क्या करना है, 20 से 17 को हल करना है। यानी यहाँ सिंपल हो रहा है कि 20 में से 17 वस्तु को कितना प्रकार से आप चुन सकते हैं। तो सीधा हम इसको लिखेंगे कि 20 में से 17 वस्तु को जितना प्रकार से चुन सकते हैं, तो बाकी बच गया 3 वस्तु, उसको उतना ही प्रकार से हम नहीं चुन सकते हैं। यानी जो वैल्यू 20 से 17 का होगा वही वैल्यू 20 से 3 का हो जाएगा। अब बताइए ज़्यादा आसान इसको हल करना है कि इसको हल करना है? देखिए अभी जो हम टेक्निक बताए थे इसके पहले हल करने का, तो इस यहाँ से हल कीजिएगा तो 17 बार इसको घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, और यहाँ से हल कीजिएगा तो इसको 3 ही बार घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। और जबकि दोनों का वैल्यू क्या आएगा? एक ही आएगा। तो एकदम कन्फर्म है यहाँ से कि हम इसको हल करेंगे। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम सलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सलेक्शन। इसको बोलते हैं एंटी सलेक्शन। एक सिलेक्शन होगा और दूसरा हो जाएगा एंटी सिलेक्शन। यानी कि ये सिलेक्शन है मेरा, 17 को चुनना क्या है? सिलेक्शन है, और 3 को छांटना मेरा क्या है? एंटी सिलेक्शन है। और आप याद रखिएगा कि सिलेक्शन बराबर हो जाएगा एंटी सिलेक्शन। सिलेक्शन बराबर क्या हो जाएगा? एंटी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जितना तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी वस्तु को, n वस्तु में से r वस्तु को जितना तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी r वस्तु को छोड़कर जितना वस्तु बच जाएगा उसको उतना ही तरीका से उसको छांट भी सकते हैं, एंटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए अब 20 में से 17 को चुनना था तो हम क्या करेंगे? 20 में से 3 को छांट देंगे और दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। तो ये आसान, इसको हल करना आसान है, तो इसको हम हल कर देंगे। तो 3 है नीचे में, तो 3 बार घटते क्रम में हो जाएगा 20, 19, 18, और नीचे में हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा ना। तो कट जाएगा 6 तिया 18, यानी हो जाएगा 20 तिया 60 और गुना 19, और आपको मालूम है 19 छक्का 114, यानी आ जाएगा 1140 पेज। 1140 तरीका से 20 में से 17 वस्तु को चुना जा सकता है या 20 में से 3 वस्तु को छांटा जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा
कि एन सी आर को हम चाहें तो लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुका है कि एन सी आर का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो एन सी आर का वैल्यू हो जाएगा एन सी एन माइनस आर, यानी कि आर वस्तु को चुन लिए हैं तो एन में से आर को घटा देंगे, उतना वस्तु को हम लोग नहीं चुन सकते या उसको उतना ही तरीका से छांट सकते हैं। अब देखिए, तो इस एग्जाम्पल के अनुसार 5C2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5C, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ लिखे थे ना, एन में से 8 जाएगा तो नीचे लिखते थे, ठीक है ना। तो 5C2 को हम चाहें तो 5C3 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ से हम चाहें तो एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला मैंने जो मेन फार्मूला था पहले पढ़ा था, ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है। देखिए, यदि एन सी आर बराबर, देखिए ए आर है तो ए आर नहीं है, ये कुछ और है, तो इसको आर माने इसको पी माने, तो यदि एन सी आर बराबर एन सी पी हो, एन सी आर बराबर क्या हो, एन सी पी हो, ठीक है ना। यदि एन सी आर बराबर क्या हो, एन सी पी हो, तो ध्यान से देखिएगा, इस केस में नीचे वाला का योगफल 2 और 3 का योगफल 5 है, 5 कहाँ पे है, ऊपर में है, यानी कि इस स्थिति में आर और पी का योगफल किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यदि एन सी आर बराबर एन सी पी हो तो एक निष्कर्ष निकल जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आर प्लस पी हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस पी हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल इस तरीका से रहे कि यदि यहाँ पे रहे 14C3 बराबर 14C100, तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि एन सी आर बराबर एन सी पी हो तो ये दोनों का योगफल ऊपर में होना चाहिए, यानी यहाँ लिखेंगे 3 + x बराबर हो जाएगा 14, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और नहीं तो वैसे नहीं समझिएगा, देखिए हो सकता है कि आपको इधर ना दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, फिर इसको मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, अभी हम क्वेश्चन ये थे कि क्वेश्चन में एग्जाम में इस प्रकार दे दे, यदि 14C3 बराबर 14C100 तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि एन सी आर बराबर एन सी पी हो तो आर प्लस पी बराबर एन हो जाता था, यानी यहाँ लिख सकते हैं 3 + x बराबर हो जाएगा 14, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और वैसे भी आप चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं कि 14 में से 3 वस्तु को जितना तरीका से चुन सकते हैं तो बाकी बचे 11 वस्तु, 14 में से 11 वस्तु को उतना ही तरीका से छांट सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही आपको बता पाएंगे। नाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी लगभग 1 बजने को है, तो बहुत ही जल्द इसका सेकेंड सेगमेंट हम लेके आएंगे। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।